वेलकम बच्चों, सोशल साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के सिंह आज आपके साथ डिस्कस करूंगा वर्कशीट नंबर 31 जो सोशल साइंस की 9th क्लास से संबंधित है। आज की वर्कशीट की टॉपिक है चुनाव क्यों, जो आपके पाठ किताब के चुनावी राजनीति पाठ से लिया गया है। हम इस पाठ को यानी चुनावी राजनीति पाठ को इस सप्ताह 3 वर्कशीट के माध्यम से समझेंगे और जानेंगे कि चुनावी राजनीति क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। इस वर्कशीट नंबर 31 चुनाव क्यों है। देखिए, सबसे पहले चुनाव शब्द से आप सभी परिचित होंगे और इसे अच्छी तरह से जानते होंगे कि चुनाव क्यों होते हैं और कैसे होते हैं। लेकिन हम थोड़ी सी इसके थीम को जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव क्यों जरूरी है। आपके मन में ये बहुत सारी इसके बारे में जानकारी होगी भी, उन सारी चीज़ें आपकी सही है कि चुनाव क्यों होने चाहिए, लेकिन हम उसमें थोड़ा सा और जोड़ेंगे और यहाँ देखेंगे कि हमारे देश में, आपको पता है कि हमारे देश में कौन सी व्यवस्था है? लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतंत्र में क्या है? जनता का शासन होता है। तो सारी जनता एक साथ बैठ करके शासन तो कर नहीं सकती, तो इसीलिए लोकतंत्र में प्रतिनिधि के द्वारा शासन होता है। यानी जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है और वो प्रतिनिधि जनता की तरफ से शासन प्रक्रिया को चलाते हैं, प्रशासन चलाते हैं। ठीक है। अब इसीलिए अब इस व्यवस्था के लिए चुनाव तो जरूरी है, क्योंकि जब चुनाव होगा तभी तो लोग अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। ठीक है। यानी चुनाव क्या है? लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया को चुनाव कहते हैं। सिंपल सी चीज है, आप सभी समझ गए होंगे कि लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनने की प्रक्रिया को चुनाव कहते हैं। अब ये चुनाव जरूरी क्यों है, इसमें हमने देख लिया कि लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने हैं, इसीलिए चुनाव होने जरूरी है। दूसरे, चुनाव एक नियमित अंतराल पर भी होना जरूरी है। अगर मान लो हमने एक बार चुन लिया, देश की जनता ने एक बार किसी सरकार को चुन लिया और वही हमेशा शासन करेगी, तो इसका फिर तो मतलब ही नहीं रह जाएगा। जो चुना गया वो तो मनमानी भी करने लग सकता है। तो इसीलिए चुनाव नियमित अंतराल पे होने चाहिए। जैसे भारत में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव 5 वर्ष के अंतराल पे होते हैं। कोई व्यक्ति एमपी या एमएलए यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो राज्य विधानसभा के लिए चुने जाते हैं, इसे हम करेक्ट करेंगे, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो लोकसभा के लिए चुने जाते हैं 5 साल के लिए, और एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो राज्य विधानसभाओं के लिए चुने जाते हैं। ये एमएलए जो है राज्य विधानसभाओं के लिए चुने जाते हैं। इन सभी का चुनाव कितने साल के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए। यानी 5 वर्ष के बाद लोकतंत्र में चुनाव होना जरूरी है, ताकि लोग अगर पसंद करते हैं उन्हें तो उसको फिर दोबारा चुन देंगे। अगर उसको नापसंद करते हैं, उनको लगता है कि नहीं इन्होंने जो बातें कही थी या जो हमारी भावनाएं हैं उसको इन्होंने सही से लागू नहीं किया, तो उनको छोड़ करके वो दूसरे किसी को चुन देंगे जिनको लगता है कि वो हमारे अच्छा काम कर सकते हैं, हमारी अच्छी बातें कर सकते हैं। तो इस तरह से लोकतंत्र में चुनाव का होना बेहद जरूरी है। ठीक है। अब इस चीज को पढ़ेंगे तो वही चीजें लिखी हुई हैं, इसे पढ़ सकते हैं। अब ये मतदान कोई या मतदाता कैसे चुनता है, क्यों चुनता है? देखिए, वे किसको चुनता है? पहले वो अपने लिए कानून बनाने वालों का चुनाव कर सकते हैं। भाई चुनाव इसलिए जरूरी है ताकि कानून कैसा हो ये बनाने के लिए हम अपने व्यक्ति को चुनेंगे, अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे जो कानून बनाएगा। वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वालों का चुनाव कर सकती हैं। ऐसे व्यक्ति को भी चुना सकती हैं जो सरकार बनाएंगे और उसके सरकार चलाएंगे, बड़े बड़े फैसले लेंगे। जैसे हम एमपीज का चुनाव करते हैं, लोकसभा मेंबर्स का चुनाव करते हैं, और जो मिलके प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं और वो सरकार बनाते हैं, और वहीं देश के स्तर पे बड़े बड़े फैसले लेते हैं। आप न्यूज़ चैनलों में माध्यम से इस समय जब देखते होंगे तो देख सकते होंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री और उनकी सरकार देश के लिए बड़े बड़े फैसले लेने की जिम्मेदारी होती है जिसे वो लेते हैं। तो वो जिम्मेदार जो फैसले ले रहे उन्हें हमने ही चुना है। यहाँ के देश की जनता ने, भारत की जनता ने उन्हें चुना है। किस चीज़ के माध्यम से? चुनाव के माध्यम से। आपको याद है पिछला चुनाव कब हुआ था? पिछला लोकसभा का चुनाव कब हुआ था?
2019 में, अभी कुछ ही दिन पहले हुआ था। वहीं अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली विधानसभा का भी चुनाव हुआ था और वो इसी साल में हुआ था, आपको याद है, फरवरी 2020 में। और उसके बाद नई सरकार का गठन हुआ। तो इस तरह से हम उसके बाद भी सरकार द्वारा बनाने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का भी चयन करते हैं। कई बार हम जब वोट देते हैं तो ये देखते हैं कि हमारा प्रतिनिधि कैसा है, जो चुनाव लड़ रहा है वो व्यक्ति कैसा है, अच्छा है तो हम उसको वोट दे सकते हैं। कई बार लगता है कि हम उस पर उतना ध्यान नहीं देते, बल्कि ये देखते हैं कि इस किस पार्टी से संबंधित है और वो पार्टी हमारे लिए अच्छा काम करेगी तो हम उसे वोट देते हैं। कई बार हम देखते हैं कि जो इस पार्टी का नेता है वो कैसा है, अगर वो ऐसा अच्छा है तो हम सोचते हैं कि अगर इसे हम वोट देंगे तो इसका लाभ उस पार्टी के नेता को मिलेगा, और जिसको हम पसंद करते हैं तो हम इसे वोट देते हैं। तो इस तरह से इन सारी चीज़ों को देख देख करके जनता जो है वो मतदान करती है, चुनाव करती है, वोटिंग करती है। आइए देखते हैं इसके अगले भाग में, चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने के आधार। अब चुनाव होने चाहिए, लेकिन चुनाव लोकतांत्रिक होने चाहिए। हमारे देश में व्यवस्था लोकतंत्र है तो चुनाव भी लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक चुनाव क्या है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे देखिए, चुनाव हो तो कैसा होना चाहिए, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए। स्वतंत्र मतलब चुनाव कराने वाली जो एजेंसी है वो ऐसा ना हो कि किसी का फेवर कर रही हो, वो स्वतंत्र होनी चाहिए, उसके ऊपर किसी का बंधन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और निष्पक्ष करना चाहिए, उसको किसी के फेवर नहीं होना चाहिए, उसके सामने सभी बराबर हैं। आपको पता है भारत में चुनाव कराने का काम कौन करता है, जो पूरे देश में लोकसभा का चुनाव होता है उसे कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। और ये एक संवैधानिक और स्वतंत्र इकाई है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चुनाव की घोषणा होते ही इसके जो अधिकार है वो उस पर कोई अंकुश नहीं होता है। इवन एज प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को भी इसकी जो डिसीजन मेकिंग प्रक्रिया है, जिसको काम करने की जो क्षमता है, उसको प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हीं के लिए चुनाव हो रहा होता है, ठीक है। तो ये एक स्वतंत्र इकाई है। भारत में निर्वाचन आयोग स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। निष्पक्ष होना चाहिए मतलब किसी के भी भेदभाव या पक्षपात नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कैसा होना चाहिए भाई, हर किसी को मत का अधिकार हो और मत का बराबर मूल हो। जैसे हमारे देश में है, हमारे देश में एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद, कितनी वर्ष आयु प्राप्त करने के बाद, 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है ना। तो ऐसा ही होना चाहिए, यानी सभी को, चाहे वो किसी जाति, धर्म, भेदभाव, पढ़ाई लिखाई या लिंग, महिला पुरुष, किसी भी आधार पर भेदभाव ना होकर के सभी को एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद वोट देने का अधिकार होना चाहिए, जो भारत में है, ठीक है। इसके साथ ही मत का बराबर मोल हो। आप कभी इस चीज को महसूस किया आपने, प्रधानमंत्री भी जब वोट डालते हैं तो उनकी वोट की वैल्यू 1 गिनी जाती है, एक वोट की वैल्यू 1 होती है। और कोई भी साधारण आम नागरिक, कोई काम कर रहा मजदूर, कोई भी व्यक्ति अगर वो भी वोट डालता है तो उसकी वोट की गिनती 1 ही होती है, यानी दोनों के वोट का मोल जो है, मूल्य जो है वो बराबर है। तो ऐसा होना भी चाहिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में। चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे, मतलब अभी हमने कहा किसी एक को चुन दिया, वो बता रहा है उसको अब फिर चुनाव की जरूरत ही नहीं हो तो बना हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि एक निश्चित अंतराल फिक्स होना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा भी ना हो और बहुत कम भी ना हो। तो एक निश्चित अंतराल होना चाहिए जिसके बाद चुनाव होते रहे, ताकि जनता ये प्रदर्शित कर सके कि जो सरकार है उसे वो पसंद करता है या नहीं करता। अगर वो उसे पसंद करता है तो उसे कंटिन्यू कर सकता है, अगर नहीं पसंद करता वो तो किसी दूसरे विकल्प को वो चुन सकता है। तो इस तरह से उसको भी एक प्रेशर होता है कि हमें भाई अगले साल चुनाव में जाना है, तो हमें जनता की जो वादे किए थे या जनता के लिए जो चीज़ें, जनता की जो अपेक्षा है हमसे, उसको पूरा करनी चाहिए, तभी हम जनता के सामने जा सकते हैं और जनता हमें फिर चुनेगी। चौथी चीज़, चुनाव में मतदाताओं को अपनी पसंद के उम्मीदवार चुनने का विकल्प उपलब्ध हो। ये विकल्प का मतलब अगर आप समझ रहे हैं तो अच्छी बात। जैसे मान लो ये व्यक्ति कोई है जो हमारा प्रतिनिधि है, हमने इसे चुना है, 5 साल बाद फिर चुनाव होना है, तो 5 साल बाद चुनाव में जब हुआ तो ये केवल खड़ा है,
और कोई चुनाव में खड़ा ही नहीं है, तो हमारी मजबूरी है कि हम इसी को चुनेंगे। लेकिन अगर हमारे सामने बी है, सी है, डी है, ई है, बहुत सारे लोग चुनाव में उम्मीदवार हैं, तो हमारे पास विकल्प है कि मैं इसको न चुनकर इसको चुनूंगा। ये भी कुछ चीज़ों मामले में अच्छा नहीं है तो हम इसको वोट दूंगा, अगर ये भी अच्छा नहीं है तो हम इसे वोट देंगे। तो ये विकल्प होना चाहिए हमारे पास। ये चीज़ ये नेताओं का काम है और ये हम सब की भी जिम्मेदारी है कि विकल्प का होना बहुत ज़रूरी है। विकल्प के बिना जो सत्ता होती है वो समझती है कि हमारा कोई अगर विकल्प ही नहीं है तो मजबूरी है लोगों को हमें को वोट देने का या चुनने का। इसीलिए तो वो चुनाव निष्पक्ष नहीं हो पाता। तो जनता के सामने विकल्प भी होना चाहिए ताकि वो उसमें से कोई चयन कर सके। अब एक चीज़ यहाँ देखेंगे, एक पॉइंट इसमें जो बॉक्स बना हुआ है इसमें क्लियर, क्या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता या प्रतियोगिता अच्छी चीज़ है? आपने देखा होगा आपके जब चुनाव आते हैं तो कोई किसी पार्टी, कई पार्टियों के उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं। आप देखते हैं मोहल्ले में ही कोई व्यक्ति किसी पार्टी के साथ है, कोई व्यक्ति किसी उम्मीदवार के साथ है, कोई व्यक्ति किसी उम्मीदवार के साथ है, कोई व्यक्ति किसी उम्मीदवार के साथ है, उसका प्रचार प्रसार कर रहा है। कई बार तो एक ही परिवार में एक व्यक्ति किसी पार्टी के साथ, एक व्यक्ति दूसरी पार्टी के साथ, एक व्यक्ति तीसरे उम्मीदवार के साथ हो लेता है। तो कई बार ये चीज़ें ऐसी हो जाती है कि तनाव बढ़ जाता है मोहल्ले में। एक तरह से होता है कि वो कोशिश करता है कि मेरी बात ज़्यादा लोग सुने, दूसरा चाहता है कि मेरी बात ना सुने। तो जो चुनाव दूर का हो रहा होता है वो भी मोहल्ले मोहल्ले तक एक तरह से पार्टीशन बनने लगता है। तो यहाँ पर क्या होती है कि वो इसका दुर्भाग्य नुकसान क्या होता है कि जो अच्छे विचार वाले लोग हैं, जो सबके साथ चाहते हैं कि जो सबका साथ हमारा बना रहे, किसी से हमारा बैर ना हो, वो राजनीति में हिस्सा नहीं ले पाते। क्योंकि वो जानते हैं कि मैं जब राजनीति में हिस्सा लूंगा या किसी एक पार्टी के साथ हो लिया तो दूसरे पार्टी वाले नाराज हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या आप सोचते हैं कि ये अच्छी बात है या बुरी बात है? या अगर ये इसमें कुछ बुराइयां हैं तो क्या सुधार होना चाहिए? इसी चीज़ पर ये है। अब देखते हैं कि मैं थोड़ा सा इस पर चर्चा कर ही दूं कि ये अच्छा है या बुरा। देखिए, किसी भी व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने, अपनी पार्टी का पक्ष होने या उसके पक्ष में प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है और इसे दूसरे को भी उसी भाव में लेना चाहिए। आज इस समय जब लोगों में शिक्षा बढ़ रहा है, समझदारी बढ़ रही है, तो ये देखने को मिल रहा है कि लोग 4 पार्टियों से संबंधित हैं और वो शाम को पता लगा दिन भर उन्होंने मेहनत किया, प्रचार प्रसार किया और शाम को एक साथ बैठ करके चाय पीते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, वो काम है, हमारे अपने विचार लोगों तक पहुंचाने का एक काम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम व्यक्तिगत जीवन में भी एक दूसरे के विरोधी हो गए। विचार हमारे विरोध हैं, विचार हमारे आपके मेल नहीं खाते, तो हम आपका वैचारिक रूप से विरोध कर रहे हैं, लोगों में प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आपके दुश्मन हो गए या आप हमारे दुश्मन हो गए। तो इस तरह से अगर मैच्योर लोकतंत्र की तरफ हम आगे बढ़े, लोगों में समझदारी बढ़ेगी, तो लोग ये जानने लगेंगे कि वैचारिक भिन्नता अच्छी चीज़ है, प्रतियोगिता भी अच्छी चीज़ है, आगे निकलने की होड़ भी अच्छी चीज़ है। मैं आगे निकलूँ, खूब मेहनत करके मैं आगे निकलूँ, ये अच्छी बात है। लेकिन मैं मेहनत करके आगे निकलूँ, किसी का टांग खींचकर आगे नहीं निकलूँ, ये प्रतियोगिता नहीं है। प्रतियोगिता होती है कि हमें वैचारिक रूप से आगे बढ़ना है, दूसरे के विचारों को सम्मान करते हुए लोगों को आगाह करनी है कि उसके विचार से सहमत ना हो, बल्कि हमारे विचार के साथ आगे हैं। अगर हमारे विचार अच्छे हैं तो लोग जरूर जुड़ते हैं और चयन करते हैं। तो इस तरह से लोकतंत्र में अगर शिक्षा का प्रचार प्रसार होता है तो उसका विकास हो सकता है और उस स्थिति में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जो है वो अच्छी बात होती है। लेकिन जब लोग राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को व्यक्तिगत प्रतिद्वंदिता के रूप में बदलने लगते हैं तो वो अच्छी बात नहीं होती है। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 1। चुनाव प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? मैंने बताया था इसमें शुरू में ही। अगर आपको ये फिर से सुननी हो तो वीडियो को फिर से देखेंगे कि चुनाव लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया को चुनाव कहते हैं। सिंपल सी बात है। दूसरा, लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी है? ये शुरू के कुछ समय में ही ये डिस्कस किया गया। क्यों जरूरी है भाई? ताकि लोग अपना प्रतिनिधि चुन सकें। दूसरा, ताकि लोग अपना प्रतिनिधि बदल सकें। तीसरा, ताकि लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से
अपने विचारों को लागू करवा सकें। चौथा, ताकि लोग अपने हितों का या देश हित में कानून का निर्माण करवा सकें। ये सारी चीज़ें ऊपर लिखी हुई है, अगर आप यहाँ देखें तो ये है मतदाता के पक्ष में तर्क, ये है और इसमें भी ये लिखा हुआ है, इसे आप पढ़ के देख सकते हैं। फिर बढ़ते हैं आगे। किन आधारों पर चुनाव को लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है, इस पर बहुत बड़ी चर्चा हमने की है और ये है जिन आधार पर चुनाव पर कराया जा सकता है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इन आधार पर अगर ये चीज़ें उपलब्ध हैं तो चुनाव लोकतांत्रिक होंगे। चौथा प्रश्न है, आपके अनुभव के अनुसार राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का स्वरूप कैसा होना चाहिए। इसमें भी हमने बहुत चर्चा की और ये वाला जो बॉक्स है तो कैसा होना चाहिए, अगर इसमें आप अपने अनुभव लिखेंगे, आपके अनुभव लिखना है, और जिस पर मैंने बहुत चर्चा भी की है कि भाई प्रतिद्वंद्विता अच्छी बात है और वो होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता राजनीति तक ही सीमित रहनी चाहिए। उसको व्यक्तिगत संबंधों को उसके आधार पर नहीं निर्धारित करना चाहिए और विचारों की भिन्नता आवश्यक है, लेकिन लोगों के बीच में वैमनस्यता की भावना नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से उम्मीद है आपको ये पूरे वर्कशीट समझ में आ गई होगी। तो चलिए तुरंत अपनी कॉपी निकालिए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए और शेयर कर दीजिए अपने सर जी के साथ, ताकि वो देख सकें कि आपने कितना सीखा है। अगर ये अच्छी तरह से एक बार में अगर समझ में ना आ रहा हो तो थोड़ा सा इसको फिर से रिपीट करके देखें, आप आसानी से समझ जाएंगे। हर चीज़ और हर पहलू को इसमें शामिल किया गया है। तो चलिए मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। धन्यवाद।